नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने PSIR लेक्चर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी कि सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो स्कॉलर हैं, जो मेनली जो स्कॉलर हैं वो हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और फिर रूसो। और फिर इसी के अंतर्गत जब आगे हम विस्तार में जाएंगे तो हम जानेंगे कि जो कंटेम्प्रेरी जो स्कॉलर्स हुए हैं, जैसे कि जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, कैरोल पैटमैन जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं, इन सब भी थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कहीं ना कहीं सही ठहराते हैं और इनसे कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। तब हम इस लेक्चर में इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो जानने की ज़रूरत है वो है कि थ्योरी ऑफ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या। जो सामाजिक अनुबंध हम बोल रहे हैं, ये सामाजिक अनुबंध का मतलब क्या है। तो देखिए, ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप लोग जानते होंगे आज मॉडर्न डेज में कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। वो एग्रीमेंट होता है एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब? एक अनुबंध होता है, एग्रीमेंट होता है। अब देखिए कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है वो ये बतलाता है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आदमी के बीच में एक एग्रीमेंट है, जिसके बाद आदमी क्या है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उससे बाहर निकला और एक सिविल सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, अलग अलग आदमियों के बीच में एक एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट के तहत वो स्टेट ऑफ नेचर से निकलकर सिविल सोसाइटी में प्रवेश करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर से निकलना और सिविल सोसाइटी में प्रवेश करना। और ये कैसे हो पा रहा है? आपसी सहमति से हो रहा है, आपसी एग्रीमेंट से हो रहा है। उसी को हम लोग कहेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के डिफिनीशन में एक नई टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिला, वो है स्टेट ऑफ नेचर। ये स्टेट ऑफ नेचर क्या है? तो स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन है जिसमें सारे लोग क्या थे? फ्री थे। वो अपने मर्जी से कार्य कर सकते थे। उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं था, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा था। वो स्टेट के निर्माण से पहले की स्थिति है। यानी कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसा हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो कि स्टेट के निर्माण से पहले की स्थिति है, जिसमें सारे लोग फ्रीली काम कर सकते थे, बिल्कुल फ्री थे, एब्सोल्यूट फ्रीडम था। क्योंकि कोई लॉ नहीं था, कोई स्टेट एजेंसी नहीं थी, कोई एक मोनार्की नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई बाहरी फोर्स काम नहीं कर रहा था। उसी को बोलेंगे हम स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है उसके 3 मेन एक्सपोनेंट्स हुए, यानी कि 3 मेन थिंकर ऐसे हुए कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और इसमें बिलीव करते हैं और इस थ्योरी को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो जो पहले थिंकर हैं वो है थॉमस हॉब्स, दूसरे हैं जॉन लॉक और तीसरे हैं रूसो। ठीक है। अब इनका अलग अलग अपना एक नज़रिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देखने का कि आखिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका पर्पस क्या था, स्टेट ऑफ नेचर कैसा था। इन्होंने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। इसीलिए हम अलग अलग थिंकर को, इन तीनों थिंकर को, इनके बारे में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की इनकी जो थ्योरी है उसको अलग अलग करके और कंपैरेटिव वाइज हम पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आप अपने नोट्स, अपने पेज को इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं और इस तरह से आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और साथ साथ एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कॉलम बनाया है इशूज़ का, और इसमें ह्यूमन नेचर कि ह्यूमन नेचर ये कैसा मानते हैं। थॉमस हॉब्स का मानना क्या है कि जो स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन का नेचर क्या था, इनका एक मानना अपने तरीके से मानना होगा। जॉन लॉक का भी कुछ मानना होगा, उसी तरह से रूसो का भी मानना होगा। उसी तरह से अगला पैरामीटर जो है, अगला इशू है कि स्टेट ऑफ नेचर को ये किस तरह से देखते हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक स्टेट ऑफ नेचर को किस तरह से देखते हैं, रूसो किस तरह से देखते हैं। इसी तरह से तमाम जो है इशूज़ पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले जो है कि थॉमस हॉब्स पहले इन तीनों में से सबसे जो पहले थिंकर हुए और जो सबसे अर्लीस्ट थिंकर हुए वो है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स का कहना है कि इनका जो ह्यूमन नेचर जो है, स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन नेचर कैसा था, वो है सेल्फिश एंड क्रूएल। यानी कि ह्यूमन का मानव स्वभाव स्टेट ऑफ नेचर में कैसा रहा, वो सेल्फिशनेस से भरा हुआ रहा और क्रूएल रहा।
उसमें कोई संवेदना जो है कि भाव जो है कि आपस में कि हमें नहीं झगड़ना चाहिए, ऐसा नहीं था। बिल्कुल क्रूर स्वभाव था और अपने ही बारे में सोचता था, यानी कि अपनी ही जो भी संपत्ति इकट्ठा करना हो, अपने बारे में, अपनी भलाई के बारे में सोचता था। ऐसा ह्यूमन नेचर के बारे में बोला कि मानव स्वभाव से ही क्या है, सेल्फिश है, और मानव स्वभाव से ही क्या है, क्रूर है। वहीं पर जॉन लॉक मानते हैं, याद कीजिए हमने लिबरलिज्म जब पढ़ा था, इसके पीछे को जो लेक्चर, जो लिबरलिज्म का लेक्चर रहा है हमारा, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, तभी आपको इन सारी चीज़ों को समझ में आएगा। ठीक है, तो वो जो ह्यूमन नेचर यानी मानव स्वभाव को क्या मानते हैं जॉन लॉक, एक रेशनल मानते हैं, रेशनल बीइंग है ह्यूमन, यानी कि तार्किक व्यक्ति है, वो तर्क करना जानता है और तर्कपूर्ण फैसले ले सकता है, ये मानते हैं जॉन लॉक ह्यूमन नेचर के बारे में। ठीक है, वहीं पर रूसो मानते हैं कि जो ह्यूमन नेचर जो है वो क्या है, बिल्कुल सिंपल है और इनोसेंट है। ठीक है, सिंपल एंड इनोसेंट है। ठीक है, और इसको ये बोलते हैं नोबेल सेवेज के नाम देते हैं, ये इनोसेंट एंड सिंपल को ये नाम देते हैं नोबेल सेवेज। कौन, रूसो। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब ये ह्यूमन नेचर के बारे में हमने देख लिया। अब ये ह्यूमन नेचर जब स्टेट ऑफ नेचर में होगा तो वो किस तरह से बिहेव कर रहे होंगे, क्योंकि जो ह्यूमन का नेचर है वही परिलक्षित होगा स्टेट ऑफ नेचर में। जब कोई लॉ नहीं होगा, मान लीजिए कि अभी एक ऐलान हो जाए कि अभी से कोई भी लॉ काम नहीं करेगा, आप जो जैसा चीज़ करना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं, तो आप कैसे कीजिएगा, आपका जो स्वभाव होगा वही आपके एक्शन में दिखेगा ना। अगर आप सेल्फिश होंगे, अगर आप क्रूएल होंगे तो आप हिंसा करेंगे। ठीक है, अगर आप दूसरों की भलाई सोचने वाले होंगे, तर्कपूर्ण व्यक्ति होंगे, तो आप चाहेंगे कि दूसरा व्यक्ति है वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाए और आप भी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। तो हम देखते हैं कि जो ह्यूमन जो नेचर है ना, वो स्टेट ऑफ नेचर में कैसे परिलक्षित हो रहा है, स्टेट ऑफ नेचर में कैसे सामने उभर कर आ रहा है। तो थॉमस हॉब चूंकि मानते हैं कि आदमी का नेचर सेल्फिश एंड क्रूएल है, इसलिए जो स्टेट ऑफ नेचर है, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर में वो क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, तो वार ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, यानी कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति एक वार में था, यानी कि संघर्ष था आदमी के बीच में। कौन सा स्टेट में, स्टेट ऑफ नेचर के बीच में। यानी स्टेट ऑफ नेचर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा हाइपोथेटिकल कंडीशन जहां पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि अगर व्यक्ति सेल्फिश एंड क्रूएल है तो वो क्या है, वार ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, हर एक कोई एक दूसरे से वार से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के प्रति वार कर रहा है, एक दूसरे के प्रति संघर्षशील है। ठीक है, यहीं पर जब जॉन लॉक, क्योंकि आदमी के नेचर को ये कैसा मानते हैं, ये रेशनल बीइंग मानते हैं, तार्किक पूर्ण मानते हैं, ठीक है, तर्कसंगत मानते हैं, तो ये जो डिफाइन करेंगे, ये बोलेंगे कि स्टेट ऑफ नेचर ऐसा था, स्टेट ऑफ नेचर बिल्कुल पीसफुल था, बिल्कुल शांति थी वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे गुडविल था, लोगों के आपसी सहमति थी, आपसी भाईचारा था, यानी कि म्यूचुअल असिस्टेंस था, उसमें एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे लोग। तो ये किसका मानना है, ये जॉन लॉक का मानना है। ठीक, वहीं पर रूसो क्या मानते हैं स्टेट ऑफ नेचर को, ये भी स्टेट ऑफ नेचर को आइडियलिस्टिक, ठीक है, आइडियलिक ब्लिसफुलनेस मानते हैं, बिल्कुल एक ब्लिसफुलनेस की स्थिति। ठीक है, एक ब्लिसफुलनेस का मतलब हो गया कि बिल्कुल प्रसन्नता वाली जो स्थिति होती है, एक खुशी पूर्वक जो स्थिति होती है, उसकी बात करते हैं रूसो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो पैरामीटर है हमारा वो नेचुरल राइट्स पे है। ठीक है, आपको विजुअल होगा नेचुरल राइट्स, यानी कि उस समय जो नेचुरल राइट्स स्टेट ऑफ नेचर है, वहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है आपको राइट्स प्रोवाइड करने के लिए, तो जो भी आपके राइट्स अवेलेबल होंगे उसको क्या बोला जाएगा, वो नेचुरल राइट्स है, यानी कि प्राकृतिक रूप से आपके पास जो राइट्स, अधिकार, मानवाधिकार जो उपलब्ध हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल राइट्स। तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स नेचुरल राइट्स इसमें क्या होगा, जब सारे व्यक्ति वहाँ पर क्रूएल हैं, सेल्फिश हैं और एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो नेचुरल राइट्स अवेलेबल है वो क्या है, नेचुरल पावर टू ऑप्रेस अदर, यानी कि एक तरह से प्राकृतिक का एक पावर आपको मिला हुआ है, प्राकृतिक रूप से आपको पावर मिली हुई है कि आप दूसरे को दबा सकते हैं, और एक दूसरे को लोग क्या कर रहे हैं, स्टेट ऑफ नेचर में दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कौन मानते हैं, ऐसा मैं नहीं, हॉब्स मानते हैं। ठीक है, वहीं पे जॉन लॉक क्या मानते हैं, जॉन लॉक चूँकि मानते हैं कि आदमी क्या है, आदमी बिल्कुल रेशनल बीइंग है,
तर्कपूर्ण बात करता है, तर्क से सोचता है, बुद्धिमत्ता है उसमें, है ना। और स्टेट ऑफ जो नेचर है वो पीसफुल है, ठीक है। म्यूचुअल असिस्टेंस वहाँ पे चल रहा है, गुडविल है सब लोगों में। तो ये मानेंगे कि जो नेचुरल राइट्स है वो राइट टू लाइफ, याद कीजिए लिबरलिज्म में भी हमने देखा था लॉक क्या बोलते हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरली हमारे पास राइट्स अवेलेबल है, ऐसा किनका मानना है, लॉक का मानना है। और जितने भी लिबरलिस्ट हुए उनका ये मानना है एक मोटा मोटी तौर पर। वहीं पर जब रूसो की बात करें तो रूसो बोलते हैं कि जो नेचुरल राइट्स क्या है, यहाँ पे नेचुरल लिबर्टी, यानी कि आपकी एक प्राकृतिक स्वतंत्रता आपको मिली हुई है टू फुलफिल ऑल नीड्स फ्रॉम द नेचर, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उससे आप जो भी अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं पूरी कर सकते हैं, ऐसा आपको नेचुरल रूप से अधिकार मिला हुआ है स्टेट ऑफ नेचर में। अब आप समझिए कि जो संसाधन है, यहीं से हम अगली पैरामीटर पर जाएंगे कि जो संसाधन है वो क्या है, सीमित है। अगर आदमी का पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसी कंडीशन आएगी कि जहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनकी कमी हो जाएगी, स्कैर्सिटी हो जाएगी। तो क्या होगा, सारे लोग फिर अपने ये नेचुरल लिबर्टी से काम नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू रूसो, क्योंकि नेचुरल लिबर्टी क्या है, नेचुरल लिबर्टी इज टू फुलफिल ऑल नीड्स फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड। अब यहाँ पर जब संसाधन की कमी होगी तो आप ज़्यादा फ्री कहाँ रह पाएंगे, अपने हिसाब से आप सारे संसाधनों का दोहन नहीं कर सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है और रिसोर्सेज की कमी हुई है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी, ठीक है, जब यहाँ पर लोग जो स्टेट ऑफ, ये जॉन लॉक क्या बोल रहे हैं, स्टेट ऑफ पीस की बात कर रहे हैं, जब स्टेट ऑफ पीस नहीं रह पाएगा, ठीक है, और उनकी लाइफ और लिबर्टी और प्रॉपर्टी पर खतरा महसूस होगा, तो हमें क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर क्योंकि सब आपस में लड़ झगड़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू होब्स, तो हमें क्या करना है, इनको कंट्रोल करने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए क्या है, स्टेट ऑफ नेचर से निकलकर लोग क्यों गए स्टेट ऑफ जो सिविल सोसाइटी में इंटर करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा अभी इतने देर से कि जब स्टेट ऑफ नेचर इतना अच्छा था अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, अकॉर्डिंग टू रूसो, तो जॉन लॉक इनका तो मानना एक तरह से तर्कपूर्ण लगता है, क्योंकि ये स्टेट का फॉर्मेशन क्यों चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग झगड़ रहे हैं तो कोई ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी आए कि इनको कंट्रोल कर सके। लेकिन भाई यहाँ पर तो बिल्कुल पीसफुल का माहौल है अकॉर्डिंग टू लॉक एंड अकॉर्डिंग टू रूसो, ठीक है, बिल्कुल शांतिपूर्ण और ब्लिसफुलनेस है। तो ये क्यों स्टेट की एजेंसी चाहेंगे, वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूसो संसाधन हमेशा क्या है, सीमित है, वो बढ़ नहीं सकता है, लेकिन लोगों का पॉपुलेशन हमेशा बढ़ रहा है, तो एक लिबर्टी के रूप में काम नहीं कर पाएंगे वो संसाधन को और लेने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट की जरूरत है। यहाँ भी जो राइट्स इनको नेचुरल राइट्स मिले हुए हैं, राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी, इनको कौन इंश्योर कर सकता है, तो ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है। इसलिए ये भी स्टेट की फॉर्मेशन पे राजी होंगे, यानी कि ये तीनों थिंकर जो हैं स्टेट के फॉर्मेशन के लिए राजी हैं। तो अगला हमारे जो पैरामीटर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि पर्पस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ठीक, पर्पस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आए तो उसका पर्पस क्या था, एक करके देखते हैं। पर्पस ऑफ, यहां लिखिए आप, पर्पस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और आपको समझ में आ ही गया होगा कि हॉब्स इस पर क्या बोलेंगे पर्पस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो ये क्या बोलेंगे कि जो स्टेट ऑफ नेचर में जो क्रुएलिटी है, जो आपस में संघर्ष है, उसी को कंट्रोल करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बंधना जरूरी है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ ऑल पावरफुल सोवरेन, क्या बोलेंगे, किस लिए जरूरी है, क्रिएशन ऑफ ऑल पावरफुल, एक सॉवरेन अथॉरिटी की बात करेंगे, सॉवरेन अथॉरिटी हु वुड कंट्रोल, जो कि सबको क्या करे, कंट्रोल करे, हु वुड कंट्रोल एवरीवन एंड प्रोटेक्ट
एवरीवन, राइट। अब आपको बिल्कुल एक साइंस की तरह समझ में आ गया होगा कि ये ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि पर्पस जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का वो इसलिए हो कि एक सोवरेन अथॉरिटी को ये क्रिएट कर सके जो कि क्या करे कि सब लोगों को कंट्रोल करे, जो कि एवरीवन को कंट्रोल करे और हर एक किसी का राइट्स को प्रिजर्व करे, उसको प्रोटेक्शन दे। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे स्टेट की फॉर्मेशन, एक सोवरेन अथॉरिटी की फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ऐसा कौन मानते हैं? हॉब्स मानते हैं। अब चूंकि अभी हमने देखा कि लॉ क्या है, सब इसको रेशनल बीइंग मानते हैं और स्टेट ऑफ पीस की तरह देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर को, तो ये क्या मानेंगे कि पर्पस क्या होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इनके अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग पर्पस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो होगा कि ये जो राइट्स हैं, जो नेचुरल राइट्स हमें मिले हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट का फॉर्मेशन क्यों चाहते हैं, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों चाहते हैं? टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स ऑफ मैन एंड पनिश द ऑफ मैन एंड पनिश द ऑफेंडर्स। और क्या करे कि जो भी इसको ऑफेंडर्स हों, जो भी इस कानून को तोड़े, उसको क्या है, उसको पनिश कर सकें, पनिश द ऑफेंडर्स, राइट। ये ऐसा कौन मानेंगे? जॉन लॉक मानेंगे। ठीक है, अब रूसो क्या है, रूसो क्यों मानते हैं? तो ये बोलते हैं कि ये भी बोलते हैं कि स्टेट का फॉर्मेशन, जो पर्पस ऑफ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट है, एक फॉर्मेशन ऑफ सिविल सोसाइटी समझ ले, गवर्नमेंट समझ ले। ठीक है, और वो क्या करेगा? स्कैरसिटी के सिचुएशन में, स्कैरसिटी के सिचुएशन में वो क्या करेगा? वो प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन ऑफ क्या चीज? प्रॉपर्टी दैट men have earned through their hard work। जो भी व्यक्ति नेचर से अपने हार्डवर्क कर जो भी प्रॉपर्टी कमाया है, उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या है ज़रूरत? वो स्टेट एक अथॉरिटी की ज़रूरत है, ऐसा रूसो मानेंगे। क्योंकि जब स्कैरसिटी शुरू हो गई नेचुरल रिसोर्सेज की, तो क्या होगा कि लोग एक दूसरे से छीनना चाहेंगे, लेकिन जो छीन कर कमाया गया धन है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं रूसो, क्योंकि वो गलत ढंग से अपनाया गया है। जो लोग अपनी मेहनत से, अपने मेहनत के बल पर कुछ अर्जित किया है कोई प्रॉपर्टी, तो उसको क्या है, उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, किसको? स्टेट को। तो इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आया गया है। तो यहाँ पर्पस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या मान रहे हैं लोग? हॉब्स का एक मानना है, लॉक का दूसरा चीज मानना है, और रूसो का क्या मानना है, ये भी हमने देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो नेचर ऑफ सोवरेनिटी क्या होगा। जो भी अगर जो सोवरेन स्टेट बन रहा है, जो अथॉरिटी बन रही है सोवरेन अथॉरिटी, उसका नेचर कैसा होगा? हॉब्स के अकॉर्डिंग कैसा होगा, लॉक के अकॉर्डिंग कैसा होगा, और रूसो के अकॉर्डिंग कैसा होगा? तो देखिए, जो नेचर ऑफ सोवरेन है वो हॉब्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल एब्सोल्यूटिज्म वाले होगा। ठीक है, यानी कि उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी। ठीक है, कि हमने सारे लोगों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया, इकट्ठा हुए लोग आपस में एग्रीमेंट किए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने जितने भी नेचुरल राइट्स थे वो एक सॉवरेन अथॉरिटी को दे दिया, और वो सॉवरेन अथॉरिटी अब कोई भी डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल सक्षम है। तो यानी कि ये एब्सोल्यूटिज्म किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूटिज्म कहता है ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी फॉर्म ऑफ एंटिटी, एक सिंगल एंटिटी जिसके पास सारे अधिकार अवेलेबल हैं, वो उस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ना ही वहाँ पे लॉ का लिमिटेशन है उसके ऊपर, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन का लिमिटेशन है, और ना ही कोई पार्लियामेंट का लिमिटेशन है। ठीक है, आज हम लोग अपने डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं कि लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है वो क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के चलने के अनुसार जो चलती है, वो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। लिमिटेड इसलिए बोलते हैं कि उनके पास भी जो अधिकार है गवर्नमेंट के पास, वो लिमिटेड रूप में अवेलेबल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से इतर नहीं जा सकते हैं। अगर कोई भी नियम कानून वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हटकर बनाते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है,
तो क्या है, हमारी जो जुडिशियरी है उसको नल एंड वॉइड करार देती है कि नहीं करार देती है? बिल्कुल करार देती है। तो उसी को हम लोग लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते हैं। लेकिन जब हॉब्स बात करेंगे तो वो एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे कि जहाँ पे सारे राइट्स एक सॉवरेन अथॉरिटी को दे दिए गए हैं। अब आपके पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है कि आप उसको रेजिस्ट कर सको, उसके विरुद्ध खड़ा हो सको। ठीक है, तो ये कौन बात करेंगे? ये थॉमस हॉब्स बात करेंगे एब्सोल्यूटिज्म का। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉवरेन क्या होगा यहाँ पे? नेचर ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए इशू में, नेचर ऑफ सोवरेनिटी। अब यहाँ पे नेचर ऑफ सोवरेनिटी क्या है? सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट सोवरेन। ये बात करेंगे कौन? थॉमस हॉब्स। ठीक है, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात करेंगे, राइट। वहीं पे जॉन लॉक है, वो किसकी बात करेंगे? ये लिमिटेड सोवरेनिटी की बात करेंगे। ऑब्वियस ही बात है कि ये लिमिटेड सोवरेनिटी की बात करेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि जो भी स्टेट जो फॉर्मेशन होगा, सिविल सोसाइटी या स्टेट की फॉर्मेशन होगी, वो हमारे नेचुरल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ वो बनेगा। उसका काम क्या है? हमारे नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसके अलावा और कोई वो काम जो बड़ा काम नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड, ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट, या बोल लें लिमिटेड सोवरेनिटी। ठीक है, लिमिटेड सोवरेनिटी की बात करेंगे, गवर्नमेंट एज ए ट्रस्ट ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए यहीं पर। ठीक है, पहले रूसो का मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक कंसेप्ट आपको समझाऊंगा जो कि आपको पहचानने में मदद करेगा और अपने आंसर राइटिंग को भी इन्हांस करने में मदद करेगा कि आप किस तरह से एक थिंकर्स को देख सकते हैं, इन तीनों थिंकर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूसो भी क्या बोलेंगे, ये भी एक एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे। एब्सोल्यूट, ठीक, एब्सोल्यूट इंडिविजिबल, जो कि डिवाइड नहीं किया जा सकते, इंडिविजिबल एंड इनएलिएनेबल, इनएलिएनेबल। ठीक, और इसको क्या मानते हैं? ये सोवरेनिटी ऑफ, सोवरेनिटी ऑफ जनरल विल। जब हम लोग रूसो करेंगे तो ये जनरल जो विल है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, याद रखिएगा। जब हम रूसो एज ए थिंकर करेंगे तो ये जनरल विल क्या है एज ए डिटेल हम लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको चिंता करने की कोई बात नहीं है कि जनरल विल को, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ जनरल विल है क्या। देखिए, जो लोग इकट्ठा हुए थे और आपस में जो एग्रीमेंट किया था, उनका क्या था? आपसी सहमति थी। आपसी सहमति को हम लोग क्या बोलते हैं? विल बोलते हैं। तो जो भी एक इंडिविजुअल की आपसी सहमति थी, तो इंडिविजुअल एक अपना, इंडिविजुअल का एक अपना सहमति होगा, अपना एक विल होगा। इसी तरह से जितने सारे इंडिविजुअल होंगे तो उनका एक कलेक्टिव एक क्या है? विल होगा। और उस कलेक्टिव विल को ही ये क्या बोल रहे हैं? जनरल विल बोल रहे हैं। ठीक है, तो जनरल विल में इंडिविजुअल का विल शामिल है। और यहाँ पर ये बाइफरकेट करते हैं, रियल विल, एक रियल विल की बात करते हैं ये। तो जो इंडिविजुअल का विल है वही रियल विल है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे रियल विल और जनरल विल ये सब के बारे में, जब हम रूसो का डिस्कस करेंगे तब, कि रियल विल क्या है। ठीक, एक समझ लीजिए कि यहाँ जनरल विल क्या है कि लोगों का ही आपसी सहमति है। तो रूसो क्या मानते हैं कि एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ सोवरेनिटी होना चाहिए, जो कि इंडिविजुअल होना चाहिए, इनएलिएनेबल होना चाहिए। और सोवरेनिटी क्या है? सोवरेनिटी ऑफ जनरल विल होना चाहिए, कि आपसी जो सहमति के जो लोग हैं, जो इच्छा है, वही उसके जो जनरल विल में परिलक्षित हुआ है, क्योंकि वो कंबाइंड विल है। ठीक है, ऐसा रूसो मानते हैं। समझ गए होंगे आप। अब देखिए यहाँ पर जो मैं कंसेप्ट की बात बोल रहा था कि जो थॉमस हॉब्स हैं, याद कीजिए कि पहले ये क्या बोल रहे हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर तीनों राजी हैं। हमारे जो ये यहाँ पे थिंकर हैं, ये तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर राजी हैं। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपसी व्यक्तियों में आपसी एग्रीमेंट है। यही हमने से पहले समझाया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स। और उन्होंने क्या किया? एग्रीमेंट के तौर पर वो स्टेट ऑफ नेचर से निकलकर सिविल सोसाइटी में आए। ठीक है, यही जानकारी है हमारे पास। अब देखिए कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडिविजुअल के बीच में हो रहा है, राइट।
यानी कि ये इंडिविजुअलिज्म से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जो समझाने की बात कर रहा हूँ आपको कि जो हॉब्स है वो भी इंडिविजुअल को प्राथमिकता दे रहे हैं कि नहीं। जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो यानी कि हॉब्स क्या थे, हॉब्स ने भी स्टार्ट किया इंडिविजुअल से, लॉक ने भी इंडिविजुअल से स्टार्ट किया और रूसो ने भी इंडिविजुअल से स्टार्ट किया, इंडिविजुअल को सेंटर में लेके आ गए। लेकिन जब अपनी थ्योरी के एंड में हॉब्स क्या है, वो अराइव हो जाते हैं एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी पर, यानी कि अपनी जितनी भी आपकी पावर है, जितनी भी आपकी जो राइट्स है, वो सीधे आपने एक अथॉरिटी को दे दिया। इसीलिए फिर ये इसलिए बोला जाता है कि थॉमस हॉब्स जो है वो स्टार्ट करते हैं, थॉमस हॉब्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअलिज्म एंड एंड्स विद द एब्सोल्यूटिज्म, और दोनों एक दूसरे के विपक्ष है, ऑपोजिट में है। इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म दोनों क्या है, दो सिरा है, नदी का दो सिरा समझ लीजिए, जो कभी नहीं मिल सकता है। तो इन्होंने इंडिविजुअलिज्म से स्टार्ट किया, एब्सोल्यूटिज्म पर जाके ख़त्म कर दिया। इसीलिए थॉमस हॉब्स इनसे पहले आए थे, ठीक है, इनका थ्योरी पहले है, लेकिन चूंकि ये एब्सोल्यूटिज्म में जाके ख़त्म हो गए, एब्सोल्यूटिज्म पर जाके एंड किया इन्होंने, लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं की, इसीलिए इनको हम लिबरलिज्म का फादर नहीं कहते हैं। हम लोग फादर किसको कहते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म के फादर किसको कहा जाता है, याद कीजिए लिबरलिज्म का लेक्चर, जॉन लॉक को कहा जाता है, क्योंकि जॉन लॉक ने इंडिविजुअलिज्म से स्टार्ट किया और अपना एंड भी किया लिमिटेड गवर्नमेंट पे। उन्होंने एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की बात नहीं की, यानी कि ये इंडिविजुअल की फ्रीडम की हमेशा चिंता करते हैं, यानी इंडिविजुअल का फ्रीडम हमेशा यहाँ पे बरकरार है। इसीलिए इसी से जो आगे जो निकल कर आएगा, जो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रिलेवेंट जो पॉलिटिकल थ्योरी निकल कर आएगा, जो अगला इशू है रेलिवेंट पॉलिटिकल थ्योरी। तो यहां पर क्या निकल कर आया, एब्सोल्यूटिज्म, राइट, जिसके बारे में अभी हमने बात की, यानी नो स्कोप फॉर राइट टू रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे कोई आपको प्रतिकार करने की आज़ादी नहीं है, कोई भी आप रेजिस्टेंस नहीं कर सकते हैं, जैसा भी बिहेव कर रहा है सॉवरेन उसको करने दो, ये बोलते हैं थॉमस हॉब्स। लेकिन यहीं पर जब ये लिमिटेड सॉवरेनिटी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इसका जो परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आएगा, जो कि मॉडर्न एज में काफ़ी ज़्यादा तार्किक है, काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, जो कि मॉडर्न एज में जितने सारे बहुत सारे जो नेशंस हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर आधारित है, और जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं होता आप जान लें कि वहाँ पर कैसा राज्य होता है। तालिबान में अभी आप अफगानिस्तान में जाकर देख लीजिए, तालिबान का कोई एक कॉन्क्रीट वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। श्रीलंका में कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया, कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन खंडित हुआ, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इतनी बहुत बार ऐसा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गवर्नमेंट नहीं चली, बार बार उनको बदलना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल का अपना हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, कितनी बार उनको फ्रेम करना पड़ा और बार बार फिर मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का ह्रास हुआ है वहाँ पर भी। नेपाल में लगभग 5 बार जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा, एक कॉन्स्टिट्यूशन आया फिर रिप्लेस करके दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया। लेकिन हमारे इंडिया में अब तक जो पहले जब 1947 से जो 1946 से जो बनना स्टार्ट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, और 1950 में जो लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, वो आज भी बरकरार है। उसमें हम लोग अपने ढंग से अमेंडमेंट करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अभी भी इंटैक्ट है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। ठीक है, तो इन्हीं का जो थ्योरी का परिणाम था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आया, कि जो भी गवर्नमेंट अगर काम कर रही है उसको उस पर एक अंकुश है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ है उसको आप बिल्कुल ब्रेक नहीं कर सकते, उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, संविधानवाद आप बोल सकते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि यहाँ पर लोगों को राइट्स दिया गया कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। याद कीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार है कि हम अगर कहीं भी आपको लगे कि आपके अधिकार का तौहीन हो रहा है तो आप वहाँ पर उठ खड़े हो सकते हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिखाता है। यूपीएससी ने बार बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर, घुमा फिरा के, है ना, हर एक
साल एक अभी एक ट्रेंड चल गया है कि एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन इससे होता ही है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो इसे अपने दिमाग में लगा रखिए कि अगर कहीं भी अगर ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो क्या है, लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट के अधिकार लिमिटेड होगी। और यहीं पर फिर ये क्या बोलते हैं, जो रूसो हैं वो जनरल विल की बात करेंगे, और जनरल विल क्या है, एक पॉपुलर विल है, इसीलिए इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा रेलेवेंस में, इसका जो रिजल्ट होगा वो पॉपुलर सॉवरेनिटी होगा, पॉपुलर सॉवरेनिटी और पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है। और यहाँ भी ये है कि यहाँ भी आपको अधिकार नहीं मिल सकता है रेजिस्टेंस करने के लिए, क्योंकि आपने अपने विल से, एक पॉपुलर सॉवरेनिटी है यहाँ पर, अपने विल से सारी चीज़ें आपने कर दी है। तो ये चूँकि आपकी सहमति है उसमें सॉवरेनिटी में, इसलिए आप इसके प्रति रेजिस्टेंस नहीं कर सकते हैं। तो रूसो का ये मानना था। तो आपको अब एक ज्ञान आ गया होगा कि जो भी ये जो 3 थिंकर हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के प्रोपोनेंट रहे हैं, एक्सपोनेंट रहे हैं, उनका क्या मानना था, और आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। तो इन्होंने तो स्टार्ट किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, बाद में आगे बढ़ाया जैसे कि जॉन रॉल्स ने, ठीक है। आपने होप कि आप ये लिख लिया होगा, आपने नहीं लिखा तो आप फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। अब देखिए कि जो जॉन रॉल्स हैं, आगे इस थ्योरी को कौन बढ़ाते हैं, जॉन रॉल्स। कुछ नाम है, ऐसे तो बहुत सारे थिंकर्स होंगे, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट जो नाम है जो हमें सिलेबस में भी है, जॉन रॉल्स, दूसरा रॉबर्ट नॉजिक, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का सहारा लेते हैं, और ये बिल्कुल कंटेम्प्रेरी थिंकर हैं, स्कॉलर हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद कैरल पैटमैन, स्पेलिंग सही है, पैटमैन, ठीक है। ये फेमिनिस्ट हैं। ये तीनों जो हैं आगे जो कंटेम्प्रेरी थिंकर हैं, कंटेम्प्रेरी स्कॉलर हैं, और ये तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का हेल्प लेते हैं। जो लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी है उसको हेल्प लेंगे। जॉन रॉल्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरी को की मदद से ही अपने जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उस पर अराइव होते हैं। यानी कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मदद लेकर कहाँ अराइव होंगे, थ्योरी ऑफ जस्टिस पे, जो कि हमें पढ़ना भी, हमारे सिलेबस में है थ्योरी ऑफ जस्टिस, हम पढ़ाएंगे, थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ाएंगे, राइट, ठीक है। वहीं पर जो रॉबर्ट नॉजिक है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी का हेल्प लेंगे और ये बोलेंगे कि जो भी जो अथॉरिटी फॉर्म हो रही है वो इसलिए फॉर्म हो रही है, वो उसको ये नाम देंगे डोमिनेंट प्रोटेक्टिव एसोसिएशन, डोमिनेंट प्रोटेक्टिव एसोसिएशन। यानी कि हमने एक ऐसा एसोसिएशन फॉर्म किया है जो कि सबके राइट्स को फुलफिल कर रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्टिव, डोमिनेंट प्रोटेक्टिव एसोसिएशन। तो आप देख सकते हैं कि जॉन रॉल्स ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का इस्तेमाल किया है, रॉबर्ट नॉजिक ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी का इस्तेमाल किया, और साथ ही कैरल पैटमैन बोलते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जो है ना उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, और रिवाइज करके जो वीमेन के इशूज़ हैं, जो वीमेन सेंट्रिक इसको बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कैरल पैटमैन जो है वो बोलेंगे कि इसको फेमिनिज्म फ्रेंडली बनाया जाए, यानी कि ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को वैलिडेट करते हैं जब ये बोलते हैं इसको कि फेमिनिज्म फ्रेंडली बनाया जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम तरह के थिंकर जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के भी हैं वो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को मानते हैं। तो इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो थ्योरी है बहुत ही एक आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक थ्योरी है, जो कि डेवलप होते होते अभी तक आया है, और बहुत सारे जो स्कॉलर हैं उसको एक बेस बनाते हैं, अपना एक प्रिंसिपल फाउंडेशन उनका जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर है। तो ये तो हो गए कुछ प्रोपोनेंट्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के। अब जैसे कि हर एक लेक्चर में हम करते हैं कि जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसका क्रिटिसिज्म भी देखते हैं, ठीक है। तो इसका क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का क्रिटिसिज्म बहुत ही मतलब कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे थिंकर्स ने किया है, और ज़्यादातर थिंकर्स ने इस बिहाफ पर किया है कि इसका कोई हमें एविडेंस नहीं मिलता है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, ना ही ये बिल्कुल
एक पूर्ण तरह से लॉजिकल भी नहीं लगता है। ठीक है, तो इसी बिहार पर लोग, इसी के इर्द गिर्द लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का क्या बोलेंगे, कटाक्ष करेंगे। क्योंकि ऐसा आपने कभी इमेजिन कीजिए आप, या कभी आप ऐसा कंडीशन में रहे हैं क्या कि जो स्टेट ऑफ नेचर का कंडीशन हो, जो ये बोलते हैं, वो आगे ही बोल दिया गया कि वो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। हाइपोथेटिकल का मतलब ही होता है कि आप अपने दिमाग में मानते हैं, जिसको एक एज्यूम करते हैं। कोई ऐसा रियल में सिचुएशन कभी नहीं आया है, ये जो क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं। जो क्रिटिक्स हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को बोलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को बोलते हैं बैड हिस्ट्री, बैड हिस्ट्री, ठीक है, बैड लॉजिक, बैड लॉजिक एंड बैड फिलॉसफी, राइट। ये कौन बोलते हैं, जो इसके क्रिटिक्स हैं। इनके मेन क्रिटिक्स में नाम है, आता है डेविड ह्यूम का। पहला डेविड ह्यूम, डेविड ह्यूम का कहना है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ, जो आप लोग बोल रहे हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है, उसके बाद सिविल सोसाइटी फॉर्म हुई है, तो ये बोलते हैं कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में कोई डेलिब्रेशन नहीं है, यानी कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं हो पाया। ठीक है, इनका एक स्टेटमेंट है जो कि मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वाज नॉट क्रिएटेड थ्रू ए डेलिब्रेट डिसीजन ऑफ द पीपल। डेलिब्रेशन का मतलब क्या हो कि आपस में लोगों का एक डिस्कशन हो, डेलिब्रेशन हो, और उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट इस तरह से फॉर्म नहीं होती है। आप जाते हैं, चूज करते हैं, जहाँ की जैसी सिस्टम है उस तरह से वहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो डेलिब्रेशन के थ्रू नहीं आया। वो इसलिए आया है क्योंकि आपको चिंता थी अपनी प्रॉपर्टी की, अपने राइट्स की। ठीक है, तो ये बोलेंगे कि इट एरोज बिकॉज पीपुल रियलाइज दैट इट वाज टू देयर एडवांटेज टू सपोर्ट एनी अथॉरिटी दैट इन्फोर्स द रूल ऑफ जस्टिस इफेक्टिवली। यानी कि ये मानते हैं कि जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आप बंधे हैं, वो अपने क्योंकि आपको उसमें फ़ायदा दिखाई दिया है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि आप एक स्टेट ऑफ नेचर था, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने बोला कि ये आपने अपना फ़ायदा देखा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आने का, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एडवांटेज की पे बेस्ड है, कि एक एडवांटेज आपको मिला कि आपको जो भी जस्टिस सिस्टम है वो इफेक्टिवली लागू हो सके। ठीक है, ये ऐसा डेविड ह्यूम कहते हैं। आगे ये बात करते हैं डेविड ह्यूम कि इसकी कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। क्या नहीं है, हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। हिस्टोरिकल जो एविडेंस पर ये खरा नहीं उतरता है। ठीक है, क्या आपने कभी देखा कि ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? हमारा संविधान जो है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाता है। बहुत सारे जो स्कॉलर हैं इसको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखते हैं। ऐसा वो इसलिए देखते हैं, ऐसा इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारे प्रियम्बल में, प्रस्तावना में मेंशन है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, और लास्ट में जो लाइन लिखी है कि हम लोग अपने आप को आज से ये कॉन्स्टिट्यूशन सौंपते हैं या अंगीकृत करते हैं, यही लिखा हुआ है हमारी जो प्रस्तावना है। तो जहाँ पर वी द पीपल आया, तो ये कंसेप्ट क्या हुआ कि हम लोग सब जितने भी लोग हैं वो राजी हुए हैं। लेकिन ऐसा भी बोला जा सकता है कि आप इसकी कोई डिस्कशन नहीं हुई, ना ही जितने भी लोग हैं हमारे देशवासी, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है या कभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बस वो जन्म ले लिए तो मान लिया गया कि उनकी सहमति है इस पे। ठीक है, अगर आप वोट दे रहे हो तो मान लिया गया कि आप क्या है, ये गवर्नमेंट में सहमति है आपकी। लेकिन बहुत सारे लोग जो पार्टिकुलर गवर्नमेंट चूज होकर आती होगी उसके अगेंस्ट भी वोट करते होंगे, ऑपोजिशन पार्टी को वोट करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ बोले कि कोई हिस्टोरिकल एविडेंस ऐसा नहीं मिला है, ना ही स्टेट ऑफ नेचर का है, हिस्ट्री में कोई ऐसा जिक्र नहीं है। आप हिस्ट्री किताब उठा के देख ले, कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि ऐसी कोई सिचुएशन रही होगी और ऐसे लोग लामबंद हुए होंगे। इनका कहना है कि ये जो कंसेप्ट है, एक तरह से देखा जाता है, एक मेफ्लावर एग्रीमेंट हुआ था, पैक्ट हुआ था मेफ्लावर कि बहुत जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो थ्योरी है
उसके जो प्रोपोनेंट है वो मेफ्लावर पैक्ट की बात करते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट के रूप में देखते हैं वो, जो कि 1640 के आसपास हुआ, ठीक है, 1620 में, सॉरी 1620 में। ये जो मेफ्लावर जो है पैक्ट, एक्चुअली में ये जो मेफ्लावर है ना, ये एक शिप का नाम था, जहाज़ का नाम था, जहाँ से क्या है कि इंग्लिश मैन जो है, इंग्लैंड के जो लोग हैं वो वहाँ से निकल कर अमेरिका की तरफ आ रहे थे, और जिस शिप पे आ रहे थे उसका नाम था मेफ्लावर। और मेफ्लावर जो शिप है, जब ये उतरना चाह रहे थे अमेरिका की धरती पर, तो वहाँ पर शिप पर इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया, एक आपस में एक शपथ ली इन्होंने कि हम अपनी जो राइट से, जिस तरह से वो शपथ है एग्रीमेंट के तौर पर उसको देखा गया, ठीक है, वो सीधे इकट्ठा होते हैं और वो बोलते हैं कि वी डू सॉल्मनी एंड म्यूचुअली इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड वन अनदर covenant and combine ourselves together into a civil politic for our better ordering and preservation, ठीक है। तो इसी इवेंट को जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं, जो इसके प्रोपोनेंट रहे हैं, वो बोलते हैं कि मेफ्लावर वाला पैक्ट आप देख सकते हैं। उसमें ऐसा ही हुआ कि लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया, शपथ ली कि हम लोग अब एक पॉलिटिकल सिनेरियो में जाने वाले हैं, एक सिविल पॉलिटिकल बॉडी फॉर्म करने वाले हैं, और हमारी जो भी राइट्स है वो उसको प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इसके क्रिटिक्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं इसको कि ये तो उन व्यक्तियों द्वारा किया गया जो कि गवर्नमेंट से पहले से ही परिचित थे, क्योंकि वो इंग्लैंड से निकल रहे थे, इंग्लैंड में भी गवर्नमेंट काम कर रही थी। जबकि स्टेट ऑफ नेचर की आप जो बात करते हैं उसमें तो बिल्कुल ऐसा स्टेट ऑफ नेचर है, ऐसा हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि जब कि वहाँ पर किसी भी व्यक्ति का किसी भी गवर्नमेंट से कभी पाला ही ना पड़ा हो। लेकिन मेफ्लावर वाला जो पैक्ट है वो वैसे पीपल के द्वारा किया गया जो कि पहले से गवर्नमेंट के कार्य से परिचित थे, कि गवर्नमेंट कैसे कार्य करता है, गवर्नमेंट कैसे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये एज ए हिस्टोरिकल इवेंट नहीं माना जा सकता है, एविडेंस नहीं माना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो थिंकर हैं, क्रिटिक्स में, वो है सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ये भी क्या मानते हैं, ये भी इसको इलॉजिकल मानते हैं कि जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है या फिर जो स्टेट ऑफ नेचर की बात है वो इलॉजिकल है। इलॉजिकल इसलिए कि देखिए, इनका मानना है कि हम लोग प्रोग्रेसिव सोसाइटी में रह रहे हैं, यानी कि प्रोग्रेस कर रहे हैं। पहले लोग क्या था, जो प्रिमिटिव सोसाइटी के जो लोग थे वो एक पार्टिकुलर कल्चर से गवर्न होते थे, ठीक है, उनका एक कल्चरल वैल्यू था, एक कस्टम था, उससे गवर्न होते थे। वो कस्टम किसी भी फैमिली लेवल पर हो, अब उनकी जो आइडेंटिटी थी ना वो एक कस्टम की थी, एक पार्टिकुलर कल्चर से एसोसिएटेड थी। जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट का जो विषय है वो इंडिविजुअल विषय है, वो इंडिविजुअल एक दूसरे से एग्रीमेंट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अब जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप फिर से वो वापस जाना चाहते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी कहीं एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट होता है लोगों के बीच में, लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लोगों के बीच में अनुबंध होता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ क्या कि आप वापस लौटना चाहते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी में, जिस समय लोगों का जो एक स्टेटस था, एक इंडिविजुअल का स्टेटस था, वो एज ए सोसाइटी था, एज ए एक कल्चर था, वहाँ से लोग आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात ये बोलते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है इसलिए भी इलॉजिकल लगती है क्योंकि ये जो बात कर रहा है गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की, सॉवरेन अथॉरिटी की, लॉ ऑफ फॉर्मेशन की, ये बात बिल्कुल गलत इसलिए लगती है, प्रतीत होती है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना एकदम से हो नहीं सकती कि आप आए इकट्ठा हो और आपने एग्रीमेंट किया और लॉ बनना स्टार्ट हो गया, एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जो लॉ का फॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ठीक, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है कि एक लॉ का फॉर्मेशन होता है और गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो एकदम से नहीं होता, किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नहीं होता। तो ये भी इसलिए वजह से भी ये इलॉजिकल लगता है। नेक्स्ट कारण ये है कि आज के मॉडर्न युग में देख लें कि इंडिविजुअल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, उसकी जिम्मेदारी स्टेट लेता है, गवर्नमेंट लेती है।
और जुडिशरी सिस्टम लेता है, एक पूरा सिस्टम है हमारा। अगर मान लीजिए कि आप एक दूसरे से, कोई दूसरे व्यक्ति से म्यूचुअल कॉन्टैक्ट करते हैं, एक अनुबंध में आते हैं, अगर कॉन्टैक्ट ब्रीच होता है तो आप कहाँ जाते हैं? स्टेट के पास जाते हैं, जुडिशरी के पास जाते हैं। ये बोलते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है उस समय तो ये गवर्नमेंट फॉर्म करने की थ्योरी है, तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सी अथॉरिटी वहाँ पर थी? ठीक है, मॉडर्न एज में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एज ए देखते हैं कि गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट को ही बनाने के लिए काम कर रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, इसको वैलिडेट करने के लिए कोई गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं है। तो ये कहना, ये इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है वो इलॉजिकल मानते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रोपोनेंट्स हैं उनकी क्या दलीलें हैं और उससे क्या रिजल्ट आया है, और साथ साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के जो क्रिटिक्स करते हैं, क्रिटिसिज्म होता है, वो किस बेसिस पर किया जाता है? वो किया जाता है कि ये बैड हिस्ट्री है, बैड लॉजिक है और बैड फिलॉसफी है। बैड हिस्ट्री, बैड लॉजिक और बैड फिलॉसफी हमने ढंग से समझ लिया। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे था, सामाजिक अनुबंध पे था। अब जब हम आगे बढ़ेंगे और पहले अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में जब हम थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि उनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी था हमने यहाँ समझ लिया, तो उनकी थ्योरी बहुत ही सरलता से आपको समझ में आ जाएगी। इससे पहले हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में हम प्लेटो को देख चुके हैं, सोक्रेट एंड प्लेटो, उसके बाद हम एरिस्टोटल को देख चुके हैं और मैकियावेली को देख चुके हैं। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है उसमें हम लिबरलिज्म का एक विस्तृत रूप देख चुके हैं और साथ ही उसका एक्सटेंशन मल्टीकल्चरलिज्म के रूप में भी देख चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए और चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लीव करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।